दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की आप समझिए रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक जाल में फंस गए हैं। अगर महंगाई से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो ग्रोथ ठप हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं करते तो उनकी करेंसी क्रैश हो जाएगी। तो ऐसे सोच के देखिए, एक तरफ दुनिया में जंग छिड़ रही है, दूसरी तरफ तेल की कीमतें $150 छूने को तैयार हैं और इन सब का सीधा असर पड़ रहा है हम सब के पैसों पर, हमारे निवेश पर। तो चलिए आज इस पूरे कनेक्शन को, इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को फटाफट समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ टीवी की सुर्खियां नहीं है, ये हैं वार्निंग साइंस। तेल $90 पर, सोना 65,000 के पार, और निफ्टी सेंसेक्स में तूफान मचा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इन नंबरों के पीछे की असली कहानी है क्या? हालात आप समझिए बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिका ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है, 3,000 नए सैनिक भेज दिए गए हैं और अब तो हूती रिबेल्स भी सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़े हैं। टेंशन अब एक नए लेवल पर है। तो अगले कुछ ही मिनटों में हम इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में लगी एक चिंगारी हमारे मार्केट्स तक पहुंच रही है, और सबसे जरूरी, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये पता लगाते हैं कि कैसे एक ग्लोबल चिंगारी हमारे पोर्टफोलियो में आग लगा सकती है और इसका असर, इसकी गर्मी कहाँ-कहाँ महसूस हो रही है। तो शुरुआत करते हैं उस जड़ से, उस जियोपॉलिटिकल ट्रिगर से जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, और इसके तत्काल खतरे क्या हैं। देखिए, ये 4 फैक्टर्स मिलके एक ऐसा एक्सप्लोसिव कॉकटेल तैयार कर रहे हैं जो पूरे रीजन को हिलाकर रख देगा। ईरान पर संभावित अटैक से लेकर यमन के हूती रिबेल्स के हमलों तक, हर एक चीज रिस्क को और बढ़ा रही है। और इसका सीधा असर पड़ता है इन जरूरी समुद्री रास्तों पर। अगर ये बंद हो गए तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। सोचिए, अगर बाब अलमंदाब भी ब्लॉक हो गया तो ये सीधा सीधा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन लाएगा। मतलब चीजों की डिमांड उतनी ही है, पर सप्लाई कम हो गई तो दाम आसमान छुएंगे। यह स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक फ्रेम में डाल देती है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कैसे मिडल ईस्ट का एक मैक्रो ट्रिगर एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। सप्लाई चेन टूटती है, इससे रुपए पर करेंसी शॉक लगता है। रुपए को बचाने के लिए आरबीआई को आना पड़ता है, और आरबीआई के एक्शन का सीधा असर बैंक निफ्टी पर पड़ता है। एकदम चेन रिएक्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सबसे जरूरी फैक्टर की जो ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य तय कर सकता है, और वो है तेल की कीमत। जब दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर के सीईओ कुछ कहते हैं तो मार्केट ध्यान से सुनती है, और लैरी फिंक ने 2 रास्ते बताए हैं। 1, अगर तेल $150 पहुंचा तो भयंकर रिसेशन आएगा। 2, अगर डिप्लोमेसी से तेल $70 पर आ गया तो मार्केट में रैली आएगी। हम बिल्कुल इसी चौराहे पर खड़े हैं। सबसे खराब हालत है स्टैगफ्लेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे आपकी गाड़ी धीरे हो रही है पर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बस यही हाल इकोनॉमी का होता है। ग्रोथ रुकी हुई है पर महंगाई यानी जीने का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। भविष्य में क्या हो सकता है, इसके सुराग के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि जब भी तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है तो बाजारों का क्या हाल हुआ है। और आंकड़े डराने वाले हैं। ओपेक बैन के टाइम S&P 500 50% गिरा, ईरानी क्रांति के टाइम 27% गिरा, और 2008 में 57% का क्रैश। और पता है डरावनी बात क्या है? हम पहले ही 14% का ड्रॉडाउन देख चुके हैं। अगर इतिहास से कुछ सीखें तो ये शायद सिर्फ शुरुआत है। चलिए अब इस ग्लोबल कहानी का फोकस सीधा भारत पर लाते हैं। देखते हैं कि इस संकट का सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका हमारी इकोनॉमी पर कैसे पड़ रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की आप समझिए रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक जाल में फंस गए हैं। अगर महंगाई से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो ग्रोथ ठप हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं करते तो उनकी करेंसी क्रैश हो जाएगी। तो ऐसे में वो करें तो क्या करें? जब सारे पुराने रास्ते बंद हो जाते हैं तो नए अनकन्वेंशनल रास्ते खोजने पड़ते हैं। और जैसा कि दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने कहा, आज के हालात आरबीआई को कुछ ऐसे ही हटके पॉलिसी एक्शन लेने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आरबीआई ने रुपए को बचाने के लिए एक बहुत ही सख्त मल्टी स्टेप प्लान बनाया है। बैंकों की नेट ओपन डॉलर पोजीशन, यानी उनके पास कितने डॉलर हैं, उसकी लिमिट $100 मिलियन कर दी गई है। और जिन बैंकों के पास इससे 5 से 10 गुना ज्यादा डॉलर हैं, उनको सीधा टारगेट किया जा रहा है। उन्हें सख्त डेडलाइन दी गई है कि 10 अप्रैल तक एक्स्ट्रा डॉलर्स बेचने हैं और सारी पोजीशंस 31 मार्च इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही काटनी है।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, इसको समझना जरूरी है। आरबीआई के इस प्लान से रुपया तो आखिर में आके स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन बैंकों को अपनी डॉलर होल्डिंग्स घाटे में बेचनी पड़ सकती हैं। इससे उन्हें भारी एमटीएम यानी मार्क टू मार्केट लॉस हो सकता है, और इसका सीधा मतलब है कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो बैंक निफ्टी पर इसका प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर ये डीप डाइव एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो थोड़ा टाइम निकालकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और अगर इस टॉपिक पर और डिस्कशन करनी है तो हमारे चैनल पेज पर लिंक है, वहां से हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स इस संकट की तुलना एक पुराने संकट से कर रहे हैं, यह समझने के लिए कि आरबीआई आगे क्या कर सकता है। उदय कोटक ने 1998 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का जिक्र किया, जब डॉक्टर बिमल जालान आरबीआई के गवर्नर थे। देखिए, 1998 और आज के संकट में कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। 1998 में महंगाई डिमांड बढ़ने से हुई थी, आज सप्लाई कम होने से हो रही है, लेकिन सिचुएशन उतनी ही गंभीर है। और इसी वजह से डर है कि शायद आरबीआई को इतिहास की किताबों से एक पन्ना निकालकर उस 1998 वाली प्लेबुक को फिर से खोलना पड़ सकता है। 1998 में डॉक्टर जालान ने कुछ बहुत ही टफ स्टेप्स लिए थे, जैसे एनआरआईज से डॉलर लाने के लिए $4 बिलियन के रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स इशू किए, सिस्टम से पैसा खींचने के लिए सीआरआर बढ़ाया, और एक्सट्रीम मेजर के तौर पर इंटरेस्ट रेट्स तक बढ़ा दिए थे। शॉर्ट में कहें तो इकोनॉमी को संभालने के लिए जो भी करना पड़ा वो सब किया गया। तो यही आज का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। हालात 1998 जैसे बन रहे हैं, आरबीआई ने अनकन्वेंशनल कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अगर ये जंग नहीं रुकी, अगर ग्लोबल सिचुएशन और खराब हुई, तो क्या आरबीआई को रुपए को बचाने के लिए 1998 वाली क्राइसिस प्लेबुक फिर से खोलनी पड़ेगी? एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं और यहाँ कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।